दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं पवन सीरीज को। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र जो है विज्ञान, इसको हम लोग अब डेली डिस्कस करेंगे। आपको डेली एक पार्ट मिलेगा इस वीडियो का। तो हम लोग पहले लघुत्तरीय प्रश्न को करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, जहां पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा हमारे शरीर की गतिविधियों का संचालन करती है और हमें शारीरिक बल प्रदान करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पन्न ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में संचित रहती है। यह क्वेश्चन 2019 के सेकेंड पेपर में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं? धातुओं और ऑक्सीजन के संयोग से भास्मिक ऑक्साइड बनते हैं। 2Mg प्लस O2 से 2MgO बनता है और MgO प्लस H2O से MgO प्लस OH का होल ट्वाइस बनता है, जो पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं। अगला प्रश्न है, फसल चक्र से क्या लाभ होता है? तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन यहाँ पर दो ही लाभ बताया गया है। फसलों का उत्पादन बढ़ जाता है और फसल रोग मुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? और इसका उत्तर है, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय हैं, जैसे कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, वनों का संरक्षण, बड़े उद्योगों से निकलने वाली CO2 की मात्रा को घटाना। और देखिए आपदा प्रबंधन देख लेते हैं। आपदा प्रबंधन के निवारक और संरक्षी उपाय तैयारी तथा मानव पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए राहत कार्यों को व्यवस्था तथा आपदा प्रवण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे कि राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन निम्न प्रकार से होता है, जैसे कि राज्य स्तर पर बचाव राहत और पुनर्वास विभाग आपदा प्रबंधन विभाग करता है और जनपद स्तर पर जिलाधीश कार्यालय करता है और खंड या क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र समिति कार्यालय करता है। ग्राम स्तर पर गांव का आपदा प्रबंधन समिति। आपदा राहत कार्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं, इसका क्या है। प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होता है। केंद्र सरकार का कार्य मानवीय तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मतलब जो राज्य सरकार है आपका आपदा प्रबंधन का कार्य करता है और जो केंद्र सरकार का कार्य होता है वह केवल मानवीय सहायता और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य प्रशासन पर मुख्यमंत्री अथवा मुख्य सचिव स्तर राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। वह समस्त राहत कार्यों का संचालन और प्रबंधन करता है। राहत आयुक्त बचाव राहत व पुनर्वास कार्यों का प्रबंधक होता है। आपदा के समय वह राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन समिति के आदेश व निर्देश के रूप में कार्य करता है। कुछ राज्यों में वित्त सचिव इस कार्य का संचालन करते हैं। आपदाओं का प्रबंधन राज्य आपातकालीन योजना और कोष बनाकर किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, ऐच्छिक एवं अनैच्छिक पेशी में अंतर। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं उसे हम ऐच्छिक पेशी कहते हैं, जैसे कि हमारा हाथ और पैर। और अनैच्छिक पेशियां हैं, जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति नहीं करा सकते हैं उन्हें हम अनैच्छिक पेशी कहते हैं, जैसे कि मूत्रवाहिनियां और हृदय आदि। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर। देखिए अंतर बहुत सारा पूछता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज तथा स्टार्च के रूप में एकत्रित होती हैं। इन यौगिकों के टूटने
तथा रासायनिक ऑक्सीकरण से पर्याप्त ऊर्जा निकलती है, जिसका उपयोग जीव करते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से ऊर्जा निकलती है तथा यह अभिक्रिया ऑक्सीजन अंदर लेने के दौरान होती है। इस प्रक्रिया में उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड सांस द्वारा बाहर छोड़ी जाती है। इस प्रक्रिया में जो यौगिक ऑक्सीकृत होते हैं उन्हें हम श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। श्वसनीय पदार्थ से सारी ऊर्जा एक साथ नहीं निकलती है, बल्कि वह धीरे धीरे एक के बाद एक होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निकलती जाती है, जिसे हम श्वसन की अपचय अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन के दौरान ऊर्जा उसी प्रकार प्राप्य है जैसा कि किसी भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया से प्राप्य है। श्वसन बने पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के विपरीत समझा जाता है। प्रकाश संश्लेषण उपचय है और श्वसन उपचय है। श्वसन की इस अभिक्रिया को नीचे दिया गया है, जैसे कि C6H12O6 प्लस 6O2 से 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 283 कैलोरी जूल बनता है। मनुष्य के शरीर में श्वसन के दौरान प्रमुख क्रियाओं को दिखाया जाता है। पौधे प्रकाश और अंधेरे में संश्लेषण और श्वसन दोनों ही करते हैं, परंतु जिस दर से यह प्रक्रिया होती है यह प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ये दो प्रक्रियाएं साध्य प्रकाश में एक दूसरे से को संतुलित करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लवण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होता है? अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। तो लवण का परिभाषा देख लीजिए। धनायन और किसी अम्ल के ऋणायन जैसे कि Cl निगेटिव और NO3 निगेटिव प्लस SiO4 निगेटिव आदि से बने यौगिक को लवण कहते हैं। कुछ लवणों में धनायन धात्विक आयन ना होकर कुछ परमाणुओं का समूह होता है, जैसे कि NH4 आयन और K2SO4 NH4Cl प्लस CuNO3 का होल ट्वाइस आदि लवण के उदाहरण है। अतः अम्ल की परिभाषा कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं हम लोग। अम्लों के कुछ या समस्त हाइड्रोजन परमाणुओं को धात्विक अनायन आयन द्वारा विस्थापित करने से जो यौगिक पदार्थ प्राप्त होता है या बनता है उन्हें हम लवण कहते हैं, जैसे कि NHSO4 Na2SO4 NH4 NO3 आदि। दूसरे शब्दों में हम एक परिभाषा और बता सकते हैं आपको। जब किसी अम्ल विलयन को क्षारक विलयन के साथ मिलाते हैं तो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं, जैसे कि HCl प्लस NaOH। इन अम्ल और क्षार को मिलाने पर लवण बनता है। NaCl लवण प्लस H2O जल, ये सब बनते हैं। लवण क्या वर्गीकरण देख लीजिए। लवणों को उनके गुणों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, औद्वीय लवण, मिश्रित लवण और संकर लवण। अम्लीय लवण, यह लवण किसी अम्ल के कुछ प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं के किसी धनायन द्वारा विस्थापन से बनते हैं, जैसे कि H2SO4 से NaHSO4, H2CO3 से NaHCO3 और जैसे H3PO4 से NaH2PO4 और Na2HPO4 आदि बनते हैं। इन लवण में विस्थापनीय हाइड्रोजन शेष रहती है। यह लवण जल में दो प्रकार के धनायन देते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा कोई और धनायन होता है, जैसे कि यहाँ सब दिखाया गया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। और इन लवणों को जलीय विलयन
इन लवणों को जलीय विलयन हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण अम्लीय होता है। दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।